हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और 2.5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम लोग। तो आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने और वो इस टॉपिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप लोगों को बता दूं तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल ये रहे हैं स्टूडेंट कि फाइंड कर रहे हैं एक इक्वेशन। क्योंकि देखिए इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम काम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन मालूम करने का ही काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, अच्छी लगे। तो यहां पर क्या बोल रहा था मैं, ये बोल रहा था स्टूडेंट कि इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, कब से हम इस चैप्टर में इक्वेशंस को मालूम कर रहे हैं। यही 2.5 एक्सरसाइज की पहचान है। आपको कहीं भी नजर आ जाए कि इक्वेशन मालूम करनी है, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां पर 2.5 के एक्सरसाइज का कोई काम है। इधर आगे बढ़ते हैं तो कंडीशन ये क्या बोलिए मालूम करने की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे बढ़ते हैं ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,4 एंड -4, -2। इस कंडीशन को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। उससे पहले मैं लिख देता हूं कि एक्सरसाइज का नंबर कौन सा है। एक्सरसाइज नंबर है 2.5। क्लियर है। चले आए डायग्राम बनाते हैं। बोल ये रहा है स्टूडेंट, बहुत आसान से दबाने बोला उसने, बोल ये रहा है स्टूडेंट, देखिए यहां पर बोल रहा है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके, एक लाइन सेगमेंट की। तो पहले मैं यहां एक लाइन सेगमेंट बना देता हूं। यह आ गया एक लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है। तो यहां पर ए पॉइंट मैंने इसको बोल दिया क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, 5,4। तो यह आ गया 5,4। और इसी तरीके से एक और पॉइंट दिया हुआ है और वो क्या है, बी। मैंने उसको क्या बोल दिया, बी बोल दिया, अपनी मर्जी से बोल दिया। क्या है, -4, -2 है। यह आ गया -4, -2। अब आप सर आपने तो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बना दी, यहां तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, पहले ये तो समझा दे। बिल्कुल समझाता हूं स्टूडेंट्स। देखें यहां पर सबसे पहला मुझे पता है परपेंडिकुलर, पता है आपको। आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है। और बोला क्या जा रहा है, इस लाइन सेगमेंट के ये क्या है, दूसरी वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले मैं इसको बना देता हूं, फिर आपको बाइसेक्टर का मतलब भी समझा दूंगा। ये आ गई वो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। ये वो कौन सी लाइन आ गई जिसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। लेकिन अब बात यहां से शुरू होती है स्टूडेंट, अगर परपेंडिकुलर तो है ये समझ में आ गया, लेकिन हमें जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, हमें उसकी इक्वेशन मालूम करने के क्या पता होना चाहिए। देखिए हमने इस एक्सरसाइज के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं आपको बताता हूं क्या है। एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है इक्वेशन मालूम करने का, y माइनस का y1 और यहां पे क्या होता है y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 और x माइनस का x1। अब यहां देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो एक आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कि जब आपको एंड पॉइंट गिवन हो, उस लाइन के जिस लाइन की इक्वेशन अगर आपको मालूम करनी है, उस लाइन के ऊपर अगर एंड पॉइंट गिवन हो और उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सही है, ये बात तो क्लियर है। अब क्या करें सर, आपने तो ये बता दिया, लेकिन अब ये फॉर्मूला क्या हमें इस बार हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उसके ऊपर कोई पॉइंट्स गिवन ही नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा खतरा तो ये आ गया। अब जब पॉइंट गिवन नहीं है तो मैं आपको एक और कंडीशन बता रहा हूं, एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, वो इसी के जरिए से निकलेगा स्टूडेंट। क्लियर है। स्टूडेंट हम कहां थे, हम यहां थे कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ये हम कब यूज करेंगे, जब उस लाइन जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी हो उस लाइन के ऊपर 2 एंड पॉइंट्स होंगे, तो और जब ही हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। लेकिन अब मैं इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, गौर फरमाइएगा जरा। ये आ गया y, ये आ गया y1 इक्वल टू, ये मुझे बताएं जरा, मैं आपसे पूछूंगा कि स्टूडेंट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू, जब एंड पॉइंट गिवन होता है तो क्या होता है, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। क्या यही होता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही होता है।
कि क्या ये भी स्लोप जैसा ही लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? m लिख सकता हूं। तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, यहां मैंने लिख दिया m और ये क्या बचा x माइनस का x1। यहां तक की कोई परेशानी है? इंशाल्लाह नहीं होगी स्टूडेंट। इतनी बात क्लियर हुई? इंशाल्लाह क्लियर हो गई। यही फॉर्मूला आज हमें मदद करेगा, यही फॉर्मूला आज हमें मदद करेगा इस लाइन की इक्वेशन मालूम करने में। अब सवाल ये पैदा होता है सर कैसे? तो बहुत आसान कर दूंगा, मेरी बात को जरा सुनिएगा। पहले डायग्राम, फिर अच्छी तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको खुद ब खुद हर चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात, सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर ये होता है कि स्टूडेंट किसी भी लाइन को बराबर हिस्सों में तकसीम करने को बोलते हैं बाइसेक्ट। अब ये जो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, इसने क्या करा? ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और लेकिन जिस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है उसको बाइसेक्ट भी कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या कर रही है? इस वाली लाइन को क्या कर रही है? बाइसेक्ट भी कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इस वाली लाइन को जो ये टेढ़ी आपके सामने लिखी हुई है इसको क्या है? बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि यहां जो पॉइंट आ रहा होगा वो इन दो इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट के मिड पॉइंट होगा। इस लाइन सेगमेंट का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट को क्या आप मालूम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला के जरिए, क्योंकि हमें ए भी पता है, हमें बी भी पता है, हमें इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पता है। तो क्या मिड पॉइंट मालूम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बताया भी था आप लोगों को। अब बस ये काम समझ में आ गया। अब बोलेंगे आप लोग सर कि ये मिड पॉइंट मालूम कर लिया, हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया, अब क्या करें? तो स्टूडेंट ये जो हमने कंडीशन बनाई है ये भी किसकी है? इक्वेशन की है। क्लियर है? चलें, अब मैं यहां पर इसको यूज कैसे करूंगा ये मैं अगर आपको अभी बता दूं ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं चाहता कोई कंफ्यूजन। लेकिन आपको ये बताऊंगा ये फॉर्मूला मतलब ये आपको कब यूज करना है तो बता दूं उसको, ये बात तो मुझे बताना जरूरी है आप लोगों को। ये जब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला जब यूज किया जाएगा जब आपको जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो उस लाइन पर एक पॉइंट मौजूद हो। क्या बोला सर? कुछ भी समझ में नहीं आया? मैं बोल ये रहा हूं स्टूडेंट, आपको जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो उस लाइन पर एक पॉइंट होना लाजमी है। जैसे कि यहां देखिए, अब ये जो मिड पॉइंट आया वो इस लाइन का भी होगा और वो इस लाइन का भी होगा। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। भले ही इस लाइन का मिड पॉइंट नहीं होगा लेकिन इस लाइन का पॉइंट तो होगा ना, इस पॉइंट से टच तो हो रहा है ना, तो इस लाइन का भी पॉइंट है ये और इस लाइन का भी पॉइंट है। क्लियर है? अब बात समझ में आ गई होगी कि आपको कि हम क्यों इस इक्वेशन के जरिए ही इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे इस लाइन की, तो समझ में आ चुकी होगी क्योंकि हमें इस लाइन पर एक पॉइंट पता चल जाएगा और एक पॉइंट पता होगा तो हम इसको यूज करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी किसकी? स्लोप की, वो हम आपको बता दूंगा कैसे निकलेगा। तो सवाल शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया, समझाने में बहुत टाइम लग गया, तो जल्दी से सवाल की तरफ पढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर आपको करना क्या है? हमारे को बहुत आसान सा काम करना है। पहला काम क्या करना है? इस मिड पॉइंट को मालूम करना है और इस मिड पॉइंट को आप अपनी मर्जी से कोई भी सी पॉइंट बोल दे तो हम यहां लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द। सो स्टूडेंट मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया कि हमें क्या मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे यहां लिखा हुआ है, ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग 5,4 एंड -4,-2। क्लियर है? हमने अपनी मेन मकसद को बता दिया हमें करना क्या है। अब दूसरा काम, हमें अगर चाहते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन मिले तो सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट हमें पता चल चुका है, तो मिड पॉइंट पहले मालूम करते हैं स्टूडेंट। मिड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे? तो यहां बता देंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड, या हम लिख देंगे वी विल फाइंड, फर्स्टली वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, क्या बोला इसको मैंने? सी बोला ना, सही है? सी बाय यूजिंग किसको? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। सो स्टूडेंट मैंने क्या लिखा आपके सामने? यही बात लिखी कि हमें क्या मालूम करना है? हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। हमें क्या मालूम करना है? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। किसके जरिए? मिड पॉइंट फॉर्मूला के जरिए। क्यों? क्योंकि सी क्या है?
मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,4 है, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। उसके बाद क्या है, बी पॉइंट, क्योंकि ए बी के ऊपर मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर बी पॉइंट क्या है हमारे पास, -4, -2। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, आप लोग बोलेंगे सर x के लिए था x1 प्लस का x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए क्या था, y के लिए क्या था, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। x1 यहाँ पर क्या है हमारे पास, x1 5 है, ये आ गया 5, x2 क्या है, x2 हमारे पास -4 है, तो ये आ गया -4 डिवाइड बाई 2, और y के लिए देख लेते हैं, y1 क्या है, 4 है, ये आ गया 4 प्लस y2 क्या है, -2 है, ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 -4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। और यहाँ देख लेते हैं 4 - 2 क्या होता है, 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 1, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर लिया। किसको मालूम कर लिया, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। तो हैंस द सी इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2, 1 के बराबर है। क्लियर है, चले यहां तक की बात तो क्लियर हो गई, सी मालूम हो गया, हमारे को सी पॉइंट पता चल गया। अब क्या करना है सर, अब बताएं जल्दी से। तो हमने ये काम पूरा कर लिया। आइए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि ये जो लाइन है, देखिए मैंने आपको भी इक्वेशन बताई थी लिख के, क्या थी, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। यहां तक मेरी बात को सुनिएगा, x1 और y1 का मसला हल हो चुका है, इससे सी पॉइंट से ये मसला हल हो गया। लेकिन ये m क्या है, ये m स्टूडेंट स्लोप है, किसका, जिस लाइन की हम इक्वेशन मालूम करेंगे ना, उस लाइन का स्लोप चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हमें यहां पर जो ये m दिया गया है, ये उसी लाइन का स्लोप होना चाहिए जिस लाइन की हम इक्वेशन मालूम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, तो हमें इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर स्लोप का तो हमारे पास 3 फॉर्मूले और कोई भी फॉर्मूला इसके मुताबिक तो नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बोलने स्टूडेंट, नहीं आ रहा, लेकिन हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। किसकी, क्योंकि हमें पता है ये लाइन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन के क्या है, ये लाइन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कुछ याद आया, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर रिलेशन, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके प्रोडक्ट का स्लोप किसके बराबर होता है, -1 के। तो बिल्कुल वही कंडीशन को यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ए बी लाइन का स्लोप तो मालूम करें, कम से कम इस लाइन का तो स्लोप पता होना चाहिए ना। मैं आपको स्लोप की कंडीशन रिलेशन बता दूं, क्या था, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होता है, -1 के। अगर हमें m1 पता हो तो m2 हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो पहले m2 को m1 तो मालूम कर ले। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हम m1 को मालूम करेंगे। तो नाउ फॉर स्लोप L1, तो यह मैंने क्या बोल दिया, इस लाइन को क्या बोल दिया, L1 बोल दिया, इस लाइन को क्या बोल दिया, L2 बोल दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो हम लोग L1 का स्लोप मालूम कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉइंट क्या है, A, या गया A पॉइंट क्या है, 5,4 है, B पॉइंट क्या है, -4, -2 है। पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1, y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। हमें मालूम कर लेना है स्लोप, लाइन वन का स्लोप, क्या फॉर्मूला लगेगा, m इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। तो यहां निकाल लेते हैं, y2 क्या है, -2 है, आ गया, y1 क्या है, 4 है, आ गया, x2 क्या है, -4 है, आ गया, और x1 क्या है, हमारे पास 5 है। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9, तो ये कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अगर हमने इसको लाइन 1 बोली थी तो लाइन 1 के लिए m1 का स्लोप आएगा ना। तो इंशाल्लाह क्लियर है यहां तक की बात। अब क्या करें सर, तो देखिए अभी तक हमने क्या करा, इस लाइन की अभी तक हमने स्लोप मालूम कर लिया। अब हम किसको यूज करेंगे, परपेंडिकुलर रिलेशन को यूज करेंगे। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा यूजिंग, सही है, यूजिंग परपेंडिकुलर, और यहां पे लिख देंगे लेट m2 be the slope of
लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2, सही है। तो u बाई, सही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस लाइन 1 एंड लाइन 2 इज परपेंडिकुलर, सही है। लाइन 1 लाइन 2 परपेंडिकुलर है, मैंने इस तरीके से बता दिया। तो इनके प्रोडक्ट का स्लोप किसके बराबर आएगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर आएगा, माइनस के 1 के। m1 पता है, बिल्कुल पता है, ये रहा 2 डिवाइड बाय 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 की जगह 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू माइनस का 1। ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू को दूसरी साइड जाएगी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे, माइनस के 1 से। तो यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है m2 से, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां जाके स्टूडेंट्स हमने m2 मालूम कर लिया। तो अब बढ़ते हैं अपने टारगेट के। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर एक दफा रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या करा, क्योंकि बहुत मेन क्वेश्चन है। फिर रिवाइज करा रहा हूं, क्या बोला जल्दी से बता देता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। किसकी फाइंड कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और दूसरी लाइन के। तो यहां पर ये जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट गिवन है, और क्या है, ये घेरा एक घेरा। अब यहां पर बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो कहां बाइसेक्ट कर रही है, बिल्कुल मिड में बाइसेक्ट कर रही है। तो ये क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करा। कैसे मालूम किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला के जरिए मालूम किया। यहां तक की बात क्लियर है, मालूम कर लिया। यहां पे देखें आ गए। उसके बाद हमने क्या बोला कि हमें अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया, x1 और y1 का मसला हल हो गया, लेकिन m का मसला अटक गया। m मालूम करना पड़ेगा और उसी लाइन का स्लोप मालूम करना पड़ेगा जिस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। अभी हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसी लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप तो लगाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट होते तो हम आसानी से मालूम कर लेते, लेकिन इस लाइन पर 2 पॉइंट नहीं है। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया और हमें याद आया, हमने परपेंडिकुलर रिलेशन की कंडीशन तो पढ़ी थी। तो अगर हम एक लाइन का स्लोप मालूम कर लें, क्योंकि दूसरी वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर रिलेशन को यूज करेंगे और m2 मतलब इस लाइन का स्लोप मालूम कर लेंगे, और हमें यहां तक का मसला भी हल हो गया। हमने m2 भी मालूम कर लिया, हमें एक पॉइंट भी मिल गया। अब हम फाइनली इक्वेशन को बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह यहां तक की बात क्लियर है। तो मैं ये मिटा रहा हूं, तो ये आपने इंशाल्लाह कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम इक्वेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। चले आज जल्दी से कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपके सामने करूंगा। नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन, आपको तो पता ही है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा। कौन सा लगेगा, सबसे पहले यहां पर सी पॉइंट की वैल्यू लिखी जाएगी। सी पॉइंट क्या है हमारे पास, वहां देखें हाफ कॉमा 1 आया है, क्लियर है। उसके बाद m क्या है हमारे पास, m हमारे पास क्या निकला है, जिस लाइन का स्लोप हमने मालूम करा क्या है, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2। तो अब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1 है। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो y तो ये तो सिंपल वेरिएबल है, y1 क्या है, आए जरा देखते हैं, यहां तो लिखना भूल गया, x1 y1 क्या है 1, ये आ गया 1 इक्वल टू m क्या है, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 है। उसके बाद x हमें नहीं पता, x1 क्या है, x1 हाफ है, ये आ गया हाफ। सही है, यहां तक की बात क्लियर है। यहाँ ये 2 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बच गया, माइनस का 3, और यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, तो ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x माइनस का 1 डिवाइड बाय 2। बेसिक कैलकुलेशन है, एलसीएम लिया है, और हर वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो अगर आप ये मेरी वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको एलसीएम में कभी मसला नहीं होना चाहिए। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y माइनस का 2, पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा y से, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, हो गया। उसके बाद यहां देखिए माइनस, ये आ गया माइनस 3 2 6x माइनस माइनस, ये हो गया प्लस 3 1 3 हो गया डिवाइड बाय 2 हो गया। ये 2 यहां डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहां क्या बच गया, माइनस का 6x प्लस का 3, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करते पहले 2y से, तो 2 2 4y हो जाएगा, माइनस आ गया 2 2 4 हो जाएगा। तो क्या बचा, माइनस का 6x प्लस का 3। और मैं आपको हमेशा से ये बात बोल रहा हूं कि आपको x की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो x की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, तो मैं यहां मिटा रहा हूं, सही है। तो यहां आगे करना है तो काम तो ये मिटाना तो पड़ेगा। चले
आगे बढ़ते हैं, क्या है, मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ये माइनस का 6x है इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, ये प्लस का 3 है इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6x, सही है। उसके बाद ये तो प्लस का 4y है तो ये यही रहेगा, तो ये इसको थोड़ी लाया हमने, तो ये तो यही है। उसके बाद ये माइनस का 4 है, ये भी यहीं पर है तो इसको भी नहीं छेड़ा हमने। उसके बाद प्लस का 3 था इक्वल टू दूसरी साइड आएगी, क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया इक्वल टू 0। हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, हमने सिर्फ इस वाली साइड को इक्वल टू दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। ये माइनस का 6x था इक्वल टू दूसरी साइड आगे क्या हो गया, प्लस का 6x हो गया, और ये प्लस का 3 था इक्वल टू दूसरी साइड आगे माइनस का 3 हो गया। बाकी तो सब चेंज कुछ भी नहीं हुआ। आगे सॉल्व करें तो 6x प्लस का 4y माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो यहां पर जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां जाके कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर है ना। तो स्टूडेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करें। तो ये तो जल्दी से हम मूव कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि फॉर द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम बी। तो आपको इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये याद होना चाहिए अभी तक कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो चले आए जरा आपको मैं एक दफा फिर रिवाइज करा दूं एल्टीट्यूड क्या होता है। तो ये आपके सामने एक आ गया ट्रायंगल, ये आपके सामने मैं एक लाइन निकालता हूं। ये देखिए ये बी का वर्टेक्स है, ये ए का वर्टेक्स है, ये सी का वर्टेक्स है, सही है, क्लियर है तक की बात। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक वर्टेक्स से एक लाइन निकालूंगा और इस लाइन को ऐसे निकालूंगा कि सामने वाली साइड के साथ जाके कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री की, सही है। और ये एक ही वर्टेक्स से निकला है स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए कहलाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट, मेरी बात को सुनिएगा। अब मैं बी के वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे निकालूंगा कि सामने वाली साइड पे जाकर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगी। तो ये क्या कहलाएगी, बी के वर्टेक्स आइए ना, तो क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड ऑफ बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड ऑफ बी एल्टीट्यूड ऑफ बी कहलाएगी। तो दरअसल अगर आप सवाल में पढ़े तो यहां लिखा हुआ एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, तो बी के वर्टेक्स से जो लाइन निकली तो वो क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड ऑफ बी। और हमें दरअसल जो लाइन निकल के आई है बी के वर्टेक्स से, इसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। हमें क्या मालूम करना है, इसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। बात समझ में आई, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। तो आए जरा इसको और डिटेल में जाके समझते हैं। तो यहां पर आपके सामने डायग्राम बन चुकी है। ए ये है रहा, ए के वर्टेक्स गिवन है, ये लिख दिए, बी के वर्टेक्स गिवन है, लिख दिए, सी के वर्टेक्स गिवन है, लिख दिए, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बी के वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन निकालूंगा जो सामने वाली साइड को जाके क्या कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। और क्या कहलाएगी, बी के वर्टेक्स आई ना, तो कहलाएगी एल्टीट्यूड ऑफ बी। यहां तक की बात क्लियर है। ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट, ये मीडियन के कॉन्सेप्ट नहीं है। मीडियन के कॉन्सेप्ट में होता था एक ऐसी लाइन निकालते हैं जो सामने जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है अपोजिट साइड को। लेकिन एल्टीट्यूड में जरूरी नहीं है कि वो एक जो लाइन निकली है वो सामने वाली साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, जरूरी नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात। चलो अब आप बोलेंगे सर करना क्या है, तो मकसद तो हमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ क्या है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन बता दो। क्या करेंगे, तो भाई देखिए सबसे आसान सा काम, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई थी, देखिए जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है, क्या उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल गिवन है, बी ए वाला पॉइंट गिवन है, इसके साथ ही गिवन है। तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उसके ऊपर एक पॉइंट है, क्लियर है यहां तक की बात। दूसरा पॉइंट है क्या, नहीं है, यहां तो कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं है, एक पॉइंट है। अब जब एक पॉइंट है तो हम कौन सी इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लेंगे, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। जब हमें एक पॉइंट पता हो और जिस लाइन की हम इक्वेशन मालूम कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर हमें सिर्फ एक पॉइंट पता हो तो इक्वेशन मालूम करने का कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है। लेकिन शर्त ये है कि जिस लाइन की आप इक्वेशन मालूम कर रहे हैं उस लाइन का स्लोप आपको पता होना चाहिए। तो जिस लाइन की हम इक्वेशन मालूम करना चाह रहे हैं
उस पर एक पॉइंट तो है लेकिन उसका स्लोप हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसका स्लोप मालूम करेंगे। अब आपके जहन में सवाल ये आएगा कि सर कैसे? तो भाई बहुत आसान सी बात है। कंडीशन क्या होती है एल्टीट्यूड में? सामने वाली साइड पे जाके कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर AC का स्लोप निकालेंगे तो उसके बाद परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे तो हमें साइड का स्लोप मिल जाएगा, और जब स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है यार? की बात नहीं भी क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सवाल करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या बोला मैंने आपको? AC साइड का स्लोप निकालना। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए पॉइंट को लिखूंगा, मैंने लिख दिया है कि फर्स्टली वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ AC, और यहां पर पहले ये लिखेंगे कि हमें क्या मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम B। ये आपको लिखना लाजमी है। क्लियर है? चलें, ए पॉइंट क्या है? 5,1 है, ये आ गया 5,1। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x,y1, x1, y1। उसके बाद क्या है? C, तो ये आ गया C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3,7, -3,7। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x2, y2। हमें क्या मालूम करना है? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? बताएं मुझे जरा। जब एंड पॉइंट की मेहनत है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस का y1, x2 माइनस का x1। क्लियर है? तो यहां पर मालूम कर लेते हैं, आ जाए जरा जल्दी से मालूम कर लेते हैं। चले, y2 क्या है? y2 हमारे पास 7 है, माइनस y1 क्या है? 1 है, ये आ गया 1 डिवाइड बाय x2 क्या है? माइनस का 3 है, ये आ गया माइनस का 3। x1 क्या है? 5 है, ये आ गया 5। तो आए जरा देख लेते हैं क्या हासिल होता है हमारे को। m1 बोल देता हूं इसको। क्लियर है? चल, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, ये आ गया 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। इसके बाद क्या होगा? 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, तो ये हमारे पास m1 क्या आ गया? माइनस का 3 डिवाइड बाय 4। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो ये तो हमारे पास स्लोप आ गया कौन सी लाइन का? AC लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें दरअसल यहां पर इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? L1, इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? L1, इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? L2, इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? L3। सही है? तो अब यहां पर देखिएगा, हमने अभी L3 लाइन का स्लोप मालूम कर लिया। अब ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? L4। क्या बोल दिया? L4 बोल दिया। क्लियर है? तो यहां पर L3 क्या है? परपेंडिकुलर L4 क्या? सही है? तो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम यहां पर परपेंडिकुलर रिलेशन को लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे सिंस लाइन 3 परपेंडिकुलर टू लाइन 4। सही है? तो यहां लिखेंगे तो क्या होगा? तो इनका स्लोप किसके बराबर आना चाहिए? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर आना चाहिए? किसके? -1 के। तो यहां पे लिख भी दीजिएगा कि लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 4। सही है? या तो आपकी मर्जी है, या तो आप इसको क्या बोले, सब आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको चाहे लाइन 1 बोलते हैं, इसको चाहे लाइन 2 बोलते हैं, और इसके स्लोप को आप m1 बोलते हैं, इसके स्लोप को क्या बोलते हैं? m2 बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो यहां पर इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है? यहां तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। m1 पता है? बिल्कुल पता है, ये रहा। तो यहां पे लिख देता हूं m1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 डिवाइड बाय 4 है, मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू माइनस का 1। अब ये 4 यहां डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है m2 से, हमें तो m2 को मालूम करना है, तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू दूसरी साइड जाके। तो यहां देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 हमारे पास क्या गया? 4 डिवाइड बाय 3। अब बात आसान हो गई, बहुत आसान हो गई। हमें उस जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन का स्लोप भी पता चल गया, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? अब इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इससे पहले जिस पॉइंट हमें पता है B, तो यहां पे B पॉइंट को लिख देंगे क्या है? 3, माइनस का 5, और पहला पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं? x1, y1। और उस लाइन का स्लोप क्या है जिस लाइन को मालूम कर रहे हैं? उस लाइन का स्लोप क्या है? 4 डिवाइड बाय 3 है, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का
x1, तो y माइनस का y1 क्या है, माइनस का 5 है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट प्लस का 5 हो जाएगा, क्यों, देखिएगा इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ये आ गया माइनस, सही है, और y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, ये आ गई माइनस का 5 इक्वल टू m क्या है, 4 डिवाइड बाय 3 है, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाय 3, x माइनस का x1 क्या है, 3 है, तो ये आ जाएगा 3। आगे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस का 5, क्लियर है, और ये 3 डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब यहां देखिएगा ये 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 3, यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। क्या करा, ये 3 यहां डिवाइड में था, इक्वल टू दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, 3y प्लस का 3 5 15 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x हो जाएगा, 4 3 ये हमारे पास हो जाएगा 12, क्लियर है। चले अब यहाँ x तो पॉजिटिव है, तो इस वाली साइड को क्या ले, इस वाली चीजों को क्या लेंगे, इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 4x, सही है, ये प्लस का 3y है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 15 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा होगा माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x माइनस का 3y माइनस माइनस हो गया प्लस, और 15 और 12 कितना होगा, 27 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई जिसको हम मालूम कर रहे थे, और यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी हम लोगों को तलाश थी और हमने इसको मालूम कर लिया। तो यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैं इसका आंसर चेक करके आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।